नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से आ रही है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। सारे मेडल जीतकर भी हारे हैं उत्तराखंड के खिलाड़ी और खिलाड़ियों को नहीं मिली प्रोत्साहन राशि। 12 मेडल जीतकर लौटे थे उत्तराखंड के खिलाड़ी। गुलमर्ग में जीते खिलाड़ियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, ऐसा सीएम की तरफ से कहा गया है। गेम्स में अपनी जेब से किराया खर्च कर हिस्सा लिया था और इसी को लेकर सीएम की तरफ से आदेश दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। सारे मेडल जीतकर भी उत्तराखंड के खिलाड़ी हार गए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिली और इसी को लेकर सीएम धामी की तरफ से आदेश दिए गए हैं। तो सारे मेडल जीतने के बाद भी प्रोत्साहन राशि न मिलने पर सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए हैं और गेम्स में अपनी जेब से पैसा लगाकर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, इस बात का सीएम धामी ने जिक्र किया है। वहीं खबर देहरादून से है, जहां पुलिस ने सरकारी भर्ती के नाम पर ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बता दें कि एसटीएफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि एक संगठित गिरोह की ओर से भारतीय युवा खेल परिषद में फिजिकल एजुकेशन, टीचर, भारतीय रेलवे, इनकम टैक्स विभागों में सरकारी नौकरी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे थे और भर्ती कराने के एवज में फर्जी भर्ती सेंटरों में ट्रेनिंग देकर मोटी रकम वसूली जा रही थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब इस मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस जांच कर गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। तो पुलिस की तरफ से जो इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है और इस पूरे मामले में एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि जानकारी मिली थी कि सरकारी भर्ती के नाम पर ठगी की जा रही है और इसी के नाम पर पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कि कुछ बेरोजगार युवकों के साथ में गैंग के द्वारा उनको नौकरी देने का झांसा दिया जा रहा है और उनसे जो है पैसे उनसे लूट किए जा रहे हैं। तो इस संबंध में जांच की गई तो पता चला कि भारतीय युवा खेल परिषद करके एक संस्था बनाई हुई है कुछ लोगों ने। इसकी प्रॉपर एक वेबसाइट भी बनी हुई है, नोएडा में एक ऑफिस भी है, जहाँ पर ये अन्य विभिन्न एजेंटों के माध्यम से बेरोजगार युवकों से संपर्क करते हैं। वहीं खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख की रंगदारी मांगने का खुलासा किया है। पुलिस ने हरिद्वार जेल में बंद कुख्यात तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर हाथियों की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लगा है। वन विभाग के कर्मचारियों ने हाथी को जानकारी मिली है और उसके बाद श्यामपुर की कांगड़ी में हाथियों का आतंक देखने को मिला है, जहां पर हाथियों का झुंड बाहर हाईवे में राजाजी टाइगर रिजर्व से बाहर निकल आया और जिसकी वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। तो वन विभाग के कर्मचारियों ने संज्ञान लिया और इसकी पूरी जानकारी वन विभाग के कर्मचारियों को दी गई। तो हाथियों का आतंक देखने को मिला, जहां पर हाथियों के झुंड ने एक हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों को जैसे इसकी सूचना मिली तो वन विभाग के कर्मचारियों ने हाथियों के झुंड को जंगल की ओर खदेड़ना शुरू किया, लेकिन इसकी वजह से काफी लंबा जाम लग गया था। से कांगड़ी के हाथियों का आतंक एक हाईवे पर देखने को मिल रहा है, जहां पर बड़ी झुंड में हाथी हाईवे पर पहुंचे हैं और इस दौरान काफी लंबा जाम लग गया है इन हाथियों के पहुंचने की वजह से।
तो श्यामपुर के कांगड़ी में हाथियों का आतंक देखने को मिला है, जहां पर आपको बता दें कि राजाजी नेशनल पार्क से निकलकर हाथियों का झुंड एक्सप्रेसवे पर पहुंच गया और सड़क पर हाथियों के झुंड को देखकर काफी लंबा जाम लग गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम को इस पूरी घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों के झुंड को जंगल की ओर खदेड़ा गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख की रंगदारी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हरिद्वार जेल में बंद कुख्यात सुनील राठी के नाम से रंगदारी मांगने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि हरिद्वार जेल में बंद कुख्यात सुनील राठी ने जेल के अंदर ही रहकर फिरौती और रंगदारी का नेटवर्क चला रहा था। ने उनको फोन के द्वारा और उसमें अन्य लोग जो सुशील गुर्जर, मिरकपुर, सहारनपुर का रहने वाला और अन्य लोगों ने उनसे उस प्लॉट के एवज को मामला सेटल करने के लिए धमकी दी है। साथ ही साथ 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, जिस पर मुकदमा एक्सटॉर्शन में दर्ज कर लिया गया था। इसके बाद साक्ष्यों की तलाश में पुलिस लगातार, जो हमारी सीआईयू और एसओजी टीम है और सेटुल थाना पुलिस है, इन्होंने सारे एविडेंस को कलेक्ट किया। चूंकि उसके बाद जो है कल देर रात जो है सुशील गुर्जर, जो पूर्व से इस पर हत्या और काफी सारे मामले दर्ज है, गैंगस्टर के मामले दर्ज है, वहीं खाद्य विभाग ने होली को देखते हुए विशेष अभियान चलाया है। बता दें कि खाद्य विभाग की टीम ने लाल कुआं के क्षेत्र में औचक छापेमारी कर जनरल स्टोर, मिठाई की दुकान और दूध डेयरी पर छापा मारा, जिसमें 4 दुकानों से गुजिया, पनीर और किशमिश के सैंपल लिए गए, जबकि एक दुकानदार को धारा 32 का नोटिस दिया गया और एक दुकानदार का चालान भी काटा गया। खाद्य विभाग के जिला अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी हल्द्वानी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामनगर के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने लाल कुआं के विभिन्न प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण करते हुए छापेमारी की। विदाउट लाइसेंस मिला है, तो विदाउट लाइसेंस काम कर रहा है, डेयरी मिली है, तो उसमें हम केस फाइल करके कार्रवाई करेंगे। तो उसके अलावा एक एरिया में थोड़ी गंदगी मिली है, तो इस कंपनी पर नोटिस देकर एक्शन बस समय देंगे, 15-20 दिन में सुधारेंगे वो कार्रवाई। खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां ड्रग्स की फ्री देवभूमि बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते जिले के सभी चौकी थानों को ड्रग्स में विशेष लगातार अभियान चलाने के नोटिस दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी चौकी थाना ड्रग्स के प्रति एक्शन नजर आ रहे हैं। आए दिन नशा करने वाले लोगों को नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से पुलिस ने 750 ग्राम चरस और एक अवैध तमंचा गिरफ्तार। मुहिम के तहत कोतवाली लक्सर ने कल एक अभियुक्त को शाह आलम को अरेस्ट किया है, जिससे 750 ग्राम चरस बरामद हुई है। साथ ही इससे 315 रुपये कट्टा बरामद हुआ है। संबंध में इसकी गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है और नशे के खिलाफ जो ये मुहिम है लगातार जारी। वहीं पौड़ी में वनाग्नि ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यहां चौबा, सुधार और घड़ियाई गांव के जंगलों में भीषण आग लग गई। ये आग आवासीय घरों के करीब पहुंच गई। ग्रामीणों ने वनाग्नि की सूचना प्रशासन को दी तो स्वयं उप जिलाधिकारी सतपुली संदीप मौके पर रवाना हुए और काफी मुशक्कत के बाद वनाग्नि पर काबू पाया गया। उप जिलाधिकारी ने बताया कि उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति जंगल में आग लगाते पाया जाता है तो इसकी सूचना प्रशासन को दें, ताकि प्रशासन उक्त व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर पाए।
हमारे संज्ञान में है कि चोमा सुधार गांव तथा बिहाड़ी गांव में कहीं पर फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंट हुआ है। तभी तुरंत हमने रेवेन्यू टीम को तथा जो हमारी एफआरओ हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तथा जो हमारी टोटल आईआरएस टीम है उसको एक्टिवेट किया गया। तुरंत ही मौके पर पहुंचे। अभी आग पर पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया गया है, जिसमें जो ग्रामीण है उन्होंने काफी अच्छी भूमिका निभाई है। इसके साथ ही मैं अपनी समस्त क्षेत्रीय जनता से आग्रह करता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको आग लगाते हुए दिखता है या पाया जाता है तो तुरंत उसकी सूचना तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय या अपने क्षेत्रीय पटवारी को अवश्य दें, ताकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में 13 मार्च से शुरू हो रहा है। एक तरफ जहां सरकार बजट सत्र को लेकर ऐतिहासिक बनाने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक चक्राता प्रीतम सिंह का कहना है कि बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को सीबीआई जांच और प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था के साथ साथ प्रदेश में बेतहाशा बढ़ती बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में हो रही नकल और गैरसैंण पर दोहरा चरित्र समेत मुद्दे विपक्ष के पास हैं। आप देख लीजिए प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी हत्याकांड और तमाम घटनाएं इस प्रदेश के अंदर घटी है, उस पर हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर आए दिन हर परीक्षा में नकल हो रही है, तो इस मुद्दे को हम सदन के अंदर उठाने का काम करेंगे। महंगाई अपने चरम पर है। होली का जो तोहफा सरकार ने दिया, गैस की कीमतें बढ़ा करके, महंगाई एक मुद्दा है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध है। सरकार ने कहा था कि हम इस प्रदेश के अंदर मजबूत लोकायुक्त लाएंगे, 5 साल पहले के गुजर गए, 1 साल ये भी गुजर गया है, 6 साल में लोकायुक्त नहीं ला पाई सरकार। मैंने कहा ना कि तमाम मुद्दे हैं, विषय को लेकर हम सरकार को वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में प्रदेश की आर्थिक को सशक्त बनाने के लिए बैठक की। इस दौरान उन्होंने कृषि, बागवानी, उद्योग, व्यापार आदि समूह के प्रतिनिधियों से संवाद किया, उनके सुझाव और विचारों से अवगत हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हम सबको मिलकर उत्तराखंड को सशक्त राज्य बनाने का संकल्प लेना होगा। साथ ही आगामी बजट को समावेशी बनाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में भी निश्चित रूप से मदद मिलेगी। इस अवसर पर सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, दिलीप जवालकर, डॉक्टर पंकज कुमार पांडे समेत बड़ी संख्या में विशेषज्ञ और अधिकारी मौजूद रहे। तो सीएम धामी ने बैठक ली और बैठक में उत्तराखंड को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ये बैठक की गई थी, और जहां पर कृषि, उद्योग और तमाम क्षेत्रों से जुड़े जनप्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। वहीं एसटीएफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि एक संगठित गिरोह की ओर से भारतीय युवा खेल परिषद में फिजिकल एजुकेशन टीचर, भारतीय रेलवे, इनकम टैक्स विभागों में सरकारी नौकरी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे थे और भर्ती कराने के एवज में फर्जी भर्ती सेंटरों में ट्रेनिंग देकर मोटी रकम वसूली जा रही थी। जब एसटीएफ को इसकी सूचना मिली तो इस संबंध में एसटीएफ जांच की गई तो पता लगा कि भारतीय युवा खेल परिषद नाम से एक वेबसाइट बनी हुई है, जिसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर जैसे विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए 700 फीस निर्धारित की गई है। साथ ही वेबसाइट में कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किए गए हैं। जब कोई बेरोजगार युवक या युवती उस नंबर पर संपर्क करता है
कि कुछ बेरोजगार युवकों के साथ में गैंग के द्वारा उनको नौकरी देने का झांसा दिया जा रहा है और उनसे जो है पैसे उनसे जीत किए जा रहे हैं। तो इस संबंध में जांच की गई तो पता चला कि भारतीय युवा खेल परिषद करके एक संस्था बनाई हुई है कुछ लोगों ने। इसकी प्रॉपर एक वेबसाइट भी बनी हुई है, नोएडा में एक ऑफिस भी है जहां पर ये अन्य विभिन्न एजेंटों के माध्यम से बेरोजगार युवकों से संपर्क करते हैं और उनको अलग अलग पदों पर नौकरी दिलाने का, किसी को फिजिकल इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी का, किसी को IRCTC में, किसी को इनकम टैक्स में नौकरी दिलाने का झांसा देते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। कुछ लोगों की इन्होंने यहाँ पर हरिद्वार स्थित एक आश्रम में ट्रेनिंग भी कराई थी 2 से 2.5 महीने की। खबर दिनेशपुर से है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार के आवास पर एक दिवसीय बंगाली महासभा का प्रथम वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के अलावा उत्तर प्रदेश से भी तमाम बंगाली जनप्रतिनिधि अधिवेशन में शामिल हुए। अधिवेशन का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि विधायक अरविंद पांडे ने किया। महासभा के अध्यक्ष राजकुमार शाह और तमाम जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्र टैगोर आदि जैसे महान क्रांतिवीरों को दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद बंगाली समाज की 3 बेटियों को बंगाली महासभा की ओर से सम्मानित किया गया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि बंगाली समाज ने देश की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी और वे हमेशा बंगाली समाज के ऋणी रहेंगे। सारी योजना आपके संज्ञान में है। पूरी पाकिस्तानी कलंकित शब्द हटाना और अभी हमने बंगला भाषा की मांग की है। हमने रुद्रपुर में बंगला भवन की मांग की है। रुद्रपुर में हमारे सुभाष चंद्र बोस के आदमकद की मूर्ति की मांग की है। हमने 120 परिवारों के लिए मांग की है। हमने काफी सारे अभी मांगे की हैं और हमारी जो भावी योजना है, जो बंगाली महासभा करना चाहती है बंगाली समाज के लिए, वो सबसे बड़ा है कि हम आज परेशान हैं। हमारे बंगाली बच्चे जितने हैं तीनों क्षेत्रों में, शक्ति भारत दिनेशपुर, जो बंगाली बच्चे नशे ग्रस्त में डूबते जा रहे हैं, उनके लिए हम एक बहुत बड़ा नशे के खिलाफ अभियान छेड़ने जा रहे हैं। महासभा का प्रथम अधिवेशन है और इस अधिवेशन की मैं इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और बंगाली महासभा ये बंगाली समाज से जुड़े हुए लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है और अभी कुछ ही दिन हुआ इसे संस्था का निर्माण हुआ और इस संस्था ने सभी का सहयोग लेते हुए हमारी सरकार से तो माथे पर कलंक लगा हुआ था पूर्वी पाकिस्तानी और भी बांग्लादेशी, उस कलंक को धोने का काम भी बंगाली महासभा ने किया है। तो मैं निश्चित ही कह सकता हूँ कि इतने कम समय में बंगाली महासभा का निर्माण हुआ और इन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। अपने एजेंडे में इस विषय को शामिल किया है कि हम आने वाले समय में बंगाली समाज को SC का या OBC का हम इसका लाभ इस समाज को दिलवाएंगे। इंटरनेशनल खिलाड़ी वहीं खबर काशीपुर के जसपुर से है, जहां काशीपुर से नगीना जा रही एक प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई, जिसमें आगे बैठे यात्रियों का सामान भी जलकर राख हो गया। बस में आग लगते ही ग्रामीणों ने शोर मचाते हुए बस को रोका और जय श्रीराम सेलवेट के कर्मचारियों की मदद से बस में सवार सभी लोगों को सकुशल निकाल लिया गया। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आ रहे थे, रेहड़ जाना था, ट्रेन में से उतर के सवार इसमें बस में बैठे थे, सारे सामान जल गया, जो था भी थे, कपड़े भी थे, चांदी की चीजें भी थी। 2 सूचना मिली कि श्रीराम सॉल्वेंट फैक्ट्री के पास एक बस में आग लगी है। तो इस घटना पर हम तुरंत 3 फायर यूनिट लेकर घटना पर पहुंचा। घटनास्थल को देखा तो श्रीराम सॉल्वेंट फैक्ट्री काशीपुर रोड के कर्मचारियों द्वारा अपने जो फायर एक्सटिंग्विशर है उनकी सहायता से आग को बुझा दिया गया था। आग पे बस में कुल 30-35 व्यक्ति सवार थे, जिनको सकुशल बाहर निकाल दिया गया था। चल के मैं सही मिस्त्री जो है ये पंप के धोरे कि हाँ मैंने चेक कराई गाड़ी में, देखिए क्या कमी है, पेट्रोल कुछ नहीं है, चलो धीरे धीरे अब जगह तक चल रहा है लेके गाड़ी। अब जगह तक लेके जाएगा तो यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट में आग लग चुकी है, अपना अभी धुआं तो उड़ना लगा। मैंने सवारी से कहा जल्दी जल्दी भागो, सब उतर के भाग गए।
तो बस इतनी बार आग लगी, सब करके भाग गए, बस अपना भी आग लग गई। वहीं खबर उधम सिंह नगर की जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां NH 74 पर भगवंतपुर चौराहे के पास रॉन्ग साइड से आ रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली कार से जा टकराई। हादसे में कार सवार एक की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरिद्वार साइड से आ रही थी और एक ट्रैक्टर जा रहा था रोड साइड गन्ने से लदा हुआ, उससे दुर्घटना हुई है। 5 लोग उसमें थे, बड़ी मुश्किल से खिड़की तोड़ के तोड़ के उनको निकाला गया और ये रामनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। एक की डेथ हो गई, जिसको मैं अपनी गाड़ी में डाल कर लाया। 4 लोग एम्बुलेंस में आए, उसके बाद तभी यहाँ फर्स्ट एड दिलाया। अब उनके परिवार के लोग आए हैं, जिनको रेफर करा दिया गया है। 4 जो हैं उनमें 2 गंभीर, 2 सीरियस हैं, 2 ठीक हैं। हरिद्वार पूजा पाठ के लिए गए थे, आज कल शाम को हम गए थे। आज आते वक्त हम जसपुर के पास बावनपुरा गांव के पास कार एक्सीडेंट हुई, जिसमें हमारे भाई भगवान सिंह गाड़ी में 5-6 लोग थे, सब घायल। गाड़ी थी, कार में से कुछ लोग सवार थे, जिनके एक्सीडेंट हुई थी गन्ने के ट्रॉली से टक्कर होने की वजह से। उसमें कुल 5 लोग मौजूद थे और एक की ऑन द स्पॉट मृत्यु हुई है, भुवन चंद के नाम से है, और 4 अन्य लोग हैं उसमें, नारायण, कृष्णा, भास्कर और अंबादर, जिनको काफ़ी गंभीर चोट है, गहरे चोट थे, जिनका प्रथम इलाज करने के बाद हमने उनको यहाँ से रेफर कर दिया है। वहीं पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत बीरोखाल तहसील के बेजोरो बाजार के समीप पिछले 2-3 दिन से जंगल में आग लगी है। वहीं जंगल में आग के कारण जंगली जानवरों को भी खतरा बना हुआ है, तो वहीं पालतू जानवरों के लिए भी चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगलों में लग रही आग की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए विभाग को ठोस कदम उठाने चाहिए। साथ ही कहा कि सर्दियों में बारिश और बर्फबारी कम मात्रा में हुई, जिस पर जंगलों को ही नुकसान हो रहा है, किसी आपदा से कम नहीं होगा। विभाग को संज्ञान लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इन घटनाओं पे कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अगर हम समय पे ऐसी घटनाओं को रोकेंगे नहीं तो एक आपदा इसे कह सकते हैं जो कि आने वाली है, क्योंकि इस बार सर्दियों में बारिश और बर्फबारी ना के बराबर हुई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।